हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। आई एम योर एजुकेटर खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है, हम प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज बैरियर टू चेंज। बैरियर टू चेंज से पहले हमने चेंज किया था कि चेंज क्या होता है। चेंज में हमने टाइप ऑफ चेंज कर लिया, हमने लेवल्स ऑफ चेंज कर लिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स ऑफ चेंज कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स या फोर्सेस होती हैं जिनकी वजह से हमारे जो चेंजेस हैं वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो यहाँ पर आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिकली बैरियर्स टू चेंज। बैरियर्स के कुछ और नाम भी होते हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट इज हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स, कॉन्स्टेंट्स। एंड अगर हम एक और नाम की बात करें जो कि आजकल बहुत ज्यादा फेमस है और हमारे एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इस नाम को पूछा जाता है, दैट इज बोटल नेक। बोटल नेक का मतलब भी होता है हर्डल्स या रुकावटें जो कि किसी भी काम में आती हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं चेंज की, तो चेंज में ऐसी कौन कौन सी रुकावटें हैं उसको हम स्टडी करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन आर फोर्स टू फेस सर्टेन रिस्ट्रेंट्स एंड रेसिस्टेंस और बैरियर्स टू चेंज। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत सारी रुकावटों को फेस करती है जो कि चेंज में आती हैं। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना चाहती है तो ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे लोग हमारी जो चेंजेस हैं उनको मना करते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो बैरियर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज बिहेवियरल बैरियर एंड द सेकेंड इज रिसोर्स बैरियर। बिहेवियरल बैरियर जिसमें हम इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किससे मिलके बनी है, वो इंडिविजुअल से मिलके बनी है। अगर वो इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम बात करें तो दैट इज बेसिकली इंडिविजुअल्स, और अगर उन इंडिविजुअल्स को हम ग्रुप में बना दें तो दैट इज बेसिकली ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। और वो ग्रुप जो होते हैं अगर वो आपस में कंबाइन हो जाए तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनती है। बिहेवियरल बैरियर ऑर्गेनाइजेशन में जो जितने भी पीपल हैं और इंडिविजुअल्स हैं उनसे रिलेटेड है। उनके माइंडसेट की वजह से ही हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के पीपल होते हैं वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो माइंडसेट होता है पीपल का, विच इन्फ्लुएंस द वे ऑफ परसीव, थिंक, फील एंड एक्ट इन एनी सिचुएशन। मतलब कि जो माइंडसेट है लोगों का, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग काम कर रहे हैं, वो का जो माइंडसेट होता है वो हमें इन्फ्लुएंस करता है जिस तरीके से वो परसीव करते हैं। परसीव मतलब किसी भी जो चीज है उसको रिसीव करना, उसको सोचना, थिंक करना, फील करना या एक्शन में लेके आना, उसे एक्ट करना किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को। ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के माइंडसेट को उसी तरीके से हमें डेवलप करना चाहिए, सेट करना चाहिए, ताकि जो हमारे चेंज है उसको वो एक्सेप्ट करे, ना कि रिजेक्ट करने। तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे फर्स्ट इन द केस ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल सबसे बड़ा एक ऐसा पर्सन होता है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमारे इकोनॉमिकल चेंजेस होते हैं, सोशल चेंजेस होते हैं या साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो इन चेंजेस को रेसिस्ट किया जाता है या मना किया जाता है, जो कि हर्डल क्रिएट करता है कौन? इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स भी हमारी जो हर्डल्स हैं वो क्रिएट करते हैं। इन द केस ऑफ ग्रुप, ग्रुप के केस में भी हमारे जो चेंज हैं उनको मना किया जाता है कि चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होनी चाहिए। क्यों मना करते हैं? जो ग्रुप है वो हमारे चेंजेस को क्यों मना करते हैं? क्योंकि उनको डर होता है कि उनका जो सेपरेशन है वो हो जाएगा, फियर ऑफ सेपरेशन। अब एक चीज देखो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो लोग काम कर रहे हैं जो कि एक ही ग्रुप में है और वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। अब क्या कहते हैं कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होगा तो क्या पता इनका जो एक ग्रुप है वो अलग अलग हो जाए, एक पर्सन इस ग्रुप में हो जाए और दूसरा पर्सन इस ग्रुप में हो जाए। तो अब ये दोनों पर्सन क्या है, एक दूसरे से अलग हो गए। दैट मीन्स जो सेपरेशन का फियर होता है, इसी की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं वो चेंज को मना करते हैं या उनमें हर्डल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर फियर ऑफ सेपरेशन दैट में रेसिस्ट ग्रुप टू मेक चेंजेस, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले चेंजेस को ग्रुप रेसिस्ट करता है या मना करता है क्योंकि उन्हें डर होता है सेपरेशन का। थर्ड हमारा है इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन किस चीज से मिलकर बना है। फर्स्ट हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं और सेकेंडली वही इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है। अगर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस मतलब इंडिविजुअल के जो भी बैरियर्स हैं उनको हम प्लस कर दें हमारे ग्रुप बैरियर से या ग्रुप रेसिस्टेंस से, तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक केस बनता है। तो इसमें क्या कहता है कि अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल भी मना कर दे कि चेंज नहीं होने चाहिए और ग्रुप भी मना कर दे कि चेंज नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे जो चेंज है उसको रेसिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर एक प्रोफेसर आते हैं, प्रोफेसर विक्टर एस.एल. टैन। तो इन्होंने क्या बोला कि ऑन एन एवरेज 90% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम चेंजेस, मतलब कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 90%
प्रोग्राम्स होते हैं वो ऑन द रेगुलर बेसिस चेंज होते जाते हैं। और अगर हम बात करें 10% जो रिमेनिंग पार्ट है 10% का, तो जो 10% है वो कांस्टेंट रहता है। 10% प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे सेम होते हैं और 90% ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको टाइम टू टाइम चेंज कर दिया जाता है। अब जो लोग होते हैं वो रसिस्ट करते हैं, दैट मीन्स मना करते हैं चेंज को। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारण हैं। सबसे फर्स्ट क्या कहता है? फियर ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल। लॉस ऑफ कंट्रोल क्या कहना चाहता है कि एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, इस पर्सन के पास बहुत अच्छी पावर है, उसके पास कंट्रोलिंग पावर है कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभालता है या एक ग्रुप को संभाल रहा है या किसी डिपार्टमेंट का हेड है। तो अब यहाँ पर उस चेंज की वजह से उस पर्सन को ये डर है कि अगर ये चेंज हो गया तो कहीं मेरी पोजीशन जो है वो मुझसे छीन ना ली जाए। तो उसे वो डर होता है कि जो उसकी कंट्रोलिंग पावर है वो उससे ले ली जाएगी। तो इस डर की वजह से जो लोग हैं वो रसिस्ट करते हैं कि चेंज नहीं होना चाहिए। सेकेंड, स्टे एट द सेफर पोजीशन। अब जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में किया था कि ये यहाँ पर एक पोजीशन पे बैठा है जो कि उसके लिए सेफर है, तो अब ये सेफर पोजीशन मतलब सेफ पोजीशन पे बैठा है तो वो यहीं पर स्टे करना चाहता है, वो यहीं पर रहना चाहता है, इसलिए भी वो चेंजेस नहीं चाहता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं? नॉट वांट टू पेन। किसी भी तरह का कोई पेन नहीं चाहते हम किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं चाहते, कोई पेनल्टी नहीं चाहते या हम लेस रिवॉर्ड नहीं चाहते। हम जहां हैं वही ठीक है, दैट मीन्स हम किसी भी तरह के चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसका क्या कहता है? फियर ऑफ सेपरेशन। फियर ऑफ सेपरेशन भी हम कर चुके हैं कि जब भी हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या होता है कि लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं और अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आएगा तो दैट मीन्स एक पॉसिबिलिटी है कि वो सेपरेट हो जाएंगे। जितने भी जो इकट्ठे होकर लोग काम कर रहे हैं तो वो सेपरेट हो सकते हैं। तो यहां पर जो लोग हैं उन्हें फियर ऑफ सेपरेशन होता है। सेकेंड बैरियर इज रिसोर्स बैरियर। रिसोर्स बैरियर में हम सबसे फर्स्ट बात ये करते हैं कि जो भी हमारे चेंजेस होते हैं वो किस में होते हैं? हमारे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव थिंग्स में होते हैं। अब जो ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव थिंग्स है इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे इनसफिशिएंट है और इनएडिक्वेट है, जिसकी वजह से हमें क्या है कुछ बैरियर्स को फेस करना पड़ रहा है। अगर जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसोर्सेज है अगर वो सफिशिएंट होते हैं, एडिक्वेट होते हैं, मतलब पूरे हैं, जितने हमें रिक्वायरमेंट है उतने हैं, तो हमें किसी भी तरह का कोई बैरियर है ही नहीं। लेकिन यहां पर कहता है कि ये जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव थिंग्स हैं इसमें जब भी चेंजेस होंगे तो हमें ये देखने को मिला कि जो ये रिसोर्सेज है वो इनसफिशिएंट है, दैट मीन्स कम है, इनएडिक्वेट है, जिसकी वजह से हमारी जो बैरियर्स है वो क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर जो ये थिंग्स होती हैं फॉर ब्रिंग द बेटर फ्यूचर स्टेटस। अब ये जो चीजें हैं इसमें हम चेंजेस करते हैं ताकि हम हमारे फ्यूचर को कुछ अच्छा दिखा सके। बट देयर इज सम कॉन्स्टेंट। लेकिन यहाँ पर क्या है कुछ बैरियर्स होते हैं। क्या बैरियर्स यहाँ पर आते हैं? रिलेटेड टू रिसोर्सेज, एंड दीज रिसोर्सेज में भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, मार्केटिंग रिसोर्सेज एंड पर्सनल रिसोर्सेज। दैट मीन्स फाइनेंस, पैसों से रिलेटेड कोई हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो सकती है। दैट मीन्स हमें रिक्वायरमेंट है कुछ ज्यादा फंड की लेकिन हमारे पास उतने फंड अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी मतलब कि हम एक पुरानी जो टेक्नोलॉजी है उसे यूज कर रहे हैं जबकि हमारे पास एक अपडेटेड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तो ये भी हमारी क्या है एक रिसोर्स बैरियर है। नेक्स्ट है मार्केटिंग रिसोर्सेज। जो मार्केटिंग रिसोर्सेज हैं वो भी मतलब मार्केटिंग करनी है, हमें प्रोडक्ट को सेल करना है, जितनी भी एक्टिविटी होती है अंडर मार्केटिंग तो वो भी हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनल रिसोर्सेज। पर्सनल का मतलब यहाँ पर क्या होता है? वर्कफोर्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है। तो यहाँ पर वर्कफोर्स हमारे पास अच्छी नहीं है, हमें कुछ अच्छे लोग चाहिए जो अपने काम को पूरी मेहनत के साथ करें, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग हमें अवेलेबल नहीं हुए हैं। क्वालिटी पीपल नहीं मिले, सिर्फ डिग्री वाले पीपल मिल गए, तो उससे काम नहीं चलेगा। डिग्री भी हमें चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को हायर किया जाता है तो उनकी डिग्रीज देखी जाती हैं प्लस उनकी क्वालिटी भी देखी जाती है। बिना क्वालिटी डिग्री कोई मायने नहीं रखती। तो यहाँ पर जो पर्सन हैं अगर वो अच्छे नहीं हैं, उनके पास सिर्फ डिग्री है, नॉलेज नहीं है, तो वो भी हमारे लिए एक जो बैरियर है वो क्रिएट करते हैं। अगर इन रिसोर्सेज में डेफिशिएंसी होती है, कम होती है, कौन से रिसोर्सेज जो मैंने बताया आपको? फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, मार्केटिंग एंड पर्सनल रिसोर्सेज। अगर इन रिसोर्सेज में डेफिशिएंसी होती है तो हम इसे बोलते हैं दैट इज रिसोर्स बैरियर। तो हमने यहाँ पर दो तरह के बैरियर किए, फर्स्ट इज बिहेवियरल बैरियर एंड सेकेंड इज रिसोर्स बैरियर।
नेक्स्ट जो टॉपिक है ये क्या कहता है, एफर्ट्स टू ओवरकम द बैरियर्स और रेसिस्टेंस टू चेंज। मतलब कि चेंज में जो भी बैरियर्स या रेसिस्टेंस, जो हमने दो तरह के बैरियर्स किए, फर्स्ट इज बिहेवियरल बैरियर एंड सेकंड इज रिसोर्स बैरियर। अब इन बैरियर्स को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, या ऐसे कौन कौन से एफर्ट्स हैं जो किए जा सकते हैं ताकि इन बैरियर्स को काबू किया जा सके या फिर रिमूव किया जा सके। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि देयर आर सम एफर्ट्स, कुछ एफर्ट्स होते हैं जो कि किए जाते हैं ताकि इन बैरियर्स को खत्म किया जा सके, रिमूव किया जा सके। दीज बैरियर्स आर एट इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। तो ये जो बैरियर्स हैं वो तीनों लेवल पे हो सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे हो सकते हैं, ग्रुप लेवल पे हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो सकते हैं। सो एफर्ट्स आर टू बी पुट एट ऑल द 3 लेवल। तो जो हमारे जो एफर्ट्स होंगे वो भी हमें तीनों लेवल पे करने हैं। ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ एक लेवल पे ही हमारे जो एफर्ट्स हैं उसको कर दें, हमें तीनों लेवल पे अगर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो हमें तीनों ही लेवल पे हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना होगा फॉर ओवरकम द बैरियर्स और रेसिस्टेंस, ताकि हम हमारे जो भी बैरियर्स या रेसिस्टेंस जो हमारे पास आ रही हैं, जो हमारे पास रुकावटें पैदा हो रही हैं, हर्डल्स क्रिएट हो रही हैं, तो उनको हम क्या कर सकें, कम कर सके, रिमूव कर सके या खत्म कर सके। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दैट इज ब्रिंग अबाउट चेंज इन माइंडसेट। मतलब कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टॉप पर्सन होता है, दैट मीन्स जो लीडर होता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पीपल को इंस्पायर करता है, लीड करता है, डायरेक्शन देता है, तो वो पर्सन क्या करे, उसका रोल बनता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का माइंडसेट चेंज करे। माइंडसेट किस तरीके से चेंज करे ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच सके, साथ ही साथ वो ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट भी कर सके। तो यहाँ पर हमारा जो माइंडसेट है उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, और ये काम कौन कर सकता है, एक ऐसा पर्सन कर सकता है जो कि लीडर होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, और उस पर्सन को टॉप प्लेस पे होना चाहिए ताकि जो एम्प्लॉइज हैं या जो पीपल हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसकी बातों को माने। ठीक है। प्रोफेसर विक्टर एसएल टैन गिव रिकमेंडेशन ऑफ 7 पॉइंट्स ऑफ प्रोग्राम्स फॉर चेंजिंग द माइंडसेट। माइंडसेट को चेंज करने के लिए 7 तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसके अंदर हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या कहता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्पावरिंग पीपल। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, मतलब कि जो पावर है वो हमारे लोगों में बटी होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूं, अगर आपको डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसमें पॉइंट दिया गया दैट इज एम्पावरिंग पीपल। एम्पावरिंग पीपल मतलब लोगों को पावर दो जिससे वो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें 7 टाइप के पॉइंट्स जो दिए गए हैं इनको आप स्टडी कर सकते हैं, बिल्कुल इजी पॉइंट्स हैं, जिसमें आया है इनकरेजिंग क्रिएटिविटी, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, डेमोक्रेटिक वर्क प्लेस होना चाहिए। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी हमें रीडिजाइन करना है, ऑनरशिप पीपल में होनी चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए, कॉर्पोरेशन में स्टाफ को काम करना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं जो कि प्रोफेसर विक्टर एसएल टैन ने दिए थे। उसके बाद प्रोफेसर विक्टर एसएल टैन ने 10 ऐसे बेसिक पॉइंट्स दिए थे, बेसिक हमारी शिफ्टिंग दी है ऑफ माइंडसेट। शिफ्टिंग कैसे होगी, हमारी जो कन्वेंशनल माइंडसेट होती है, कन्वेंशनल मतलब जो हमारे पुराने माइंडसेट है, हमारी पुरानी सोच है जिसमें हम चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करते, उससे हमें शिफ्ट होना है कहां पर, हमारे मॉडर्न माइंडसेट की तरफ, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे जो चेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे, हम प्रोएक्टिव बनेंगे। इस शिफ्टिंग की वजह से क्या होगा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग होंगे वो हाईली सेंसिटिव होंगे, रिस्पॉन्सिव होंगे एंड फ्लेक्सिबल होंगे। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें हमारे बैरियर्स को रिमूव करने के लिए ये 10 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, पॉइंट्स हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है। ये कन्वेंशनल माइंडसेट है और इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं टू द मॉडर्न माइंडसेट। अब कन्वेंशनल माइंडसेट क्या कहता है कि बीइंग रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है कि पहले इन्वायरमेंट में चेंज हो उसके बाद हम खुद को चेंज करेंगे, जो कि अच्छा एक चीज नहीं है कि पहले इन्वायरमेंट चेंज हो उसके बाद खुद को चेंज करेंगे, इसमें हम बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है कि प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव क्या कहता है कि हमारे इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हो उससे पहले ही हम खुद को चेंज कर लें ताकि हम पीछे ना रह जाएं। तो हमारे जो मॉडर्न माइंडसेट होता है वो बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन टॉपेस्ट प्लेस पे जा सकती है। तो यहाँ पर ऐसे ही 10 पॉइंट्स है, आप इसकी रीडिंग ले सकते हैं। इसमें जो लेफ्ट साइड में है वो कन्वेंशनल है और उसको हम शिफ्ट करके मॉडर्न माइंडसेट की तरफ लेके गए हैं। सेकेंड एफर्ट टू ओवरकम द बैरियर टू चेंज, क्रिएटिव कंड्यूसिव
एटमोस्फेयर फॉर चेंज। कंड्यूसिव का यहाँ पर मतलब होता है एनकरेजिंग। एनकरेजिंग का मतलब कि एक अच्छा जो इन्वायरमेंट है वो हमारे पास होना चाहिए। एटमोस्फेयर मतलब इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर एनकरेजिंग का मतलब क्या है कि एक फेवरेबल, हेल्पिंग, या जिसको हम अनुकूल बोल सकते हैं, मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, चेंज करना है। कहते हैं कि चेंज फॉर द बेटर इज इम्पॉसिबल। चेंज करना किस चीज के लिए, बेटरमेंट के लिए। हम चेंज करते हैं इसी चीज को सोचकर करते हैं कि हम कुछ अच्छा लेके आएंगे, लेकिन जब तक हमारी जो इन्वायरमेंट है वो कंड्यूसिव नहीं होगी, दैट मीन्स हमारे फेवर में नहीं होगी, तब तक हमारा जो चेंज है वो हमें बेटरमेंट की तरफ नहीं लेके जाएगा। तो इसको करने के लिए हमें कुछ चीजों को देखना पड़ता है। दैट इज फर्स्ट, डेवलप अ कंपेलिंग विजन। कंपेलिंग विजन क्या होता है, एक अच्छा विजन आपको डेवलप करना है जिसकी वजह से आप अपने चेंजेस जब भी आप करेंगे तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छी तरफ लेकर जाएंगे। नेक्स्ट आता है एम्पावर पीपल एट द ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, फंक्शनल लेवल है, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेवल है, सभी लेवल पे काम करने वाले लोगों को हम एम्पावर करेंगे। दैट मीन्स उन्हें पावर प्रोवाइड करेंगे। थर्ड पॉइंट इज कंडक्ट अ क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट एंड फ्रेंकनेस। मतलब कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट होगा, जो इन्वायरमेंट होगा, वो कैसा होना चाहिए, वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग होंगे वो एक दूसरे पर यकीन कर सके, और फ्रेंकनेस होना चाहिए, दैट मीन्स वो खुल सके एक दूसरे के साथ। फोर्थ पॉइंट इज प्रिपेयर पीपल टू शोल्डर रिस्क। ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को इस तरीके से प्रिपेयर कर दो कि वो अपने कंधों पर रिस्क ले सके, तो वो हमारे लिए क्या होगा, एक एनकरेजिंग एटमोस्फेयर होगा, जिससे हम चेंज, जब भी हम चेंज लेके आएंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज बहुत जल्दी उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे। थर्ड पॉइंट इज कम्युनिकेटिंग द रैशनल बिहाइंड चेंज। मतलब कि जब भी हम चेंज कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा मोटिव क्या है, उसको हमें क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर वांट टू नो व्हाई द चेंज इज टू बी ऑकर्ड और हैपेंड इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज हो क्यों रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लोग जानना चाहते हैं। व्हाट इज द मोटिव ऑफ द चेंज, क्यों चेंज हो रहा है, क्या मोटिव है चेंज के पीछे, क्या करना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को पता होना चाहिए। टू मेक पीपल टू एक्सेप्ट चेंज। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो चेंज को एक्सेप्ट करें और डू अवे विद रेसिस्टेंस टू चेंज। जो चेंज करने से जो लोग मना करते हैं, उनका जो रेसिस्टेंस है, मनाही है, उसको दूर करना। इस चीज को हम किस तरीके से कर सकते हैं, जब हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को हमारे जो चेंजेस हैं उनके रीजंस बताएंगे कि हम चेंज क्यों कर रहे हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। अगर हम ये चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के माइंडसेट में बिठा देते हैं, या उन्हें हम समझा देते हैं कि हमें चेंज करना है, इस वजह से करना है, हमें ये फायदे होंगे, हमें ये नुकसान होंगे चेंजेस की वजह से, और इस चीज को अगर हम इम्प्रेसिव वे में करते हैं, इम्प्रेसिव वे में किया जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को हम कन्विंस कर सकते हैं, हम उन्हें मना सकते हैं ताकि वो लोग हमारे चेंज को एक्सेप्ट कर लें। फोर्थ पॉइंट, गेटिंग कमिटमेंट टू चेंज। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के पीपल हैं उनसे हमें कमिटमेंट लेनी है कि वो हमारे जो चेंज है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। गेटिंग पीपल्स कमिटमेंट फॉर चेंज इज मस्ट। ये जरूरी है कि हम उनसे कमिटमेंट ले लें कि आप लोग इस चीज के लिए एग्री हो। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, दो वर्ड्स की इन्होंने बात की है, फर्स्ट इज इंटरेस्ट एंड सेकेंड इज कमिटमेंट। कहते हैं कि जो ये दोनों वर्ड्स हैं उनके अंदर डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है उसको हम सबसे फर्स्ट स्टडी करेंगे। द फर्स्ट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या कहता है, When you are interesting in doing something, जब आप कुछ करने के लिए इंटरेस्टेड होते हो, आप वो काम सिर्फ तभी करोगे जब वो चीज आपके लिए कन्वीनियंट होगी, इजी होगी। अगर वो काम आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है तो आप उस काम को नहीं करोगे। लेकिन कमिटमेंट क्या कहता है कि अगर आपने कभी कमिटमेंट कर दी, किसी भी चीज के लिए आपने कमिटमेंट कर दी, तो आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप उसके लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते, आपको कोई भी एक्सक्यूज वहां पर नहीं देने होते, आप सिर्फ वहां पर रिजल्ट को शो करते हो। इसीलिए इस अप्रोच को, कमिटमेंट को क्या बोलते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच भी कहा जाता है, जिसमें हम सिर्फ रिजल्ट को शो करते हैं। इसमें एक बार एक रिसर्च हुई, अंडर वन रिसर्च, दिस इज फाइंड, ये जाना गया या ये पता लगाया गया दैट विनिंग कमिटमेंट और गेनिंग कमिटमेंट टू चेंज इज हेक्सोनिक विच हैव 6 कंपोनेंट्स। इसमें एक रिसर्च की गई जिसमें ये पता लगा कि जब हम कमिटमेंट को गेन करते हैं तो ये एक हेक्सोनिक शेप में एक चीज बनती है। हेक्सोनिक वो होता है जिसकी 6 साइड्स होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सोनिक बोलते हैं।
जो ये कंपोनेंट्स होती हैं उसको शो किया गया है पिक्टोग्राम की फॉर्म में, जो कि सिटेड किए गए थे किसके द्वारा, प्रोफेसर विक्टर एसएल टैन के द्वारा। उनकी एक बुक थी, उसमें उन्होंने इन कंपोनेंट्स को शो किया था। बुक का नेम है चेंजिंग माइंडसेट। किस ईयर में किया था, 1997 में किया था। और पब्लिश किसके द्वारा किया गया था, दैट इज टाइम बुक इंटरनेशनल्स। तो इसमें 4 चीजें हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट आई हैं। द फर्स्ट इज द कंपोनेंट्स है, उसको सीटेड करने वाले या उसकी शुरुआत करने वाले, उनको फर्स्ट बार लेके आने वाले पर्सन कौन थे, प्रोफेसर विक्टर एसएल टैन। इनकी बुक का नाम था चेंजिंग माइंडसेट। किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, दैट इज टाइम बुक्स इंटरनेशनल। और कब किया गया था, 1997 में। अब हम पिक्टोग्राम को देखते हैं कि पिक्टोग्राम क्या है, जो कि एक हेक्सोनिक शेप में है। तो एक ऐसा डायग्राम है जिसके 6 कॉर्नर्स हैं। 6 कॉर्नर वाले डायग्राम को हम हेक्सोनिक बोलते हैं। इसके अंदर सबसे फर्स्ट हमारा है अवेयरनेस, एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस, एक्टिंग, अकाउंटेबिलिटी, एसिमिलेटिंग। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्या है, अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या करना है, हमें अवेयरनेस को फैलाना है। दैट मीन्स हमें हर पर्सन को अवेयर करना है। किस तरीके से हम अवेयर कर सकते हैं, हम कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होती है वो प्रोएक्टिव होनी चाहिए। प्रोएक्टिव का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोएक्टिव क्या कहता है कि इन्वायरमेंट में चेंज हो उससे पहले खुद को चेंज कर लो। तो हमारी अवेयरनेस इस टाइप से होनी चाहिए कि जब भी हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो मार्केट में कुछ भी चेंज हुआ या इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज हुआ, उससे पहले हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बता दें कि हमें ये चेंजेस लेके आनी है। तो इस तरीके से हम हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अवेयर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को अवेयर करने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है, तो उनको हमें अवेयर करना है। अब यहाँ पे एक चीज और कहते हैं कि जो प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन होती है वो ज्यादा सुटेबल होती है रिएक्टिव से। रिएक्टिव में क्या होता है कि हम एकदम से हमारी एम्प्लॉइज को या हमारे टॉप मैनेजमेंट को सरप्राइज कर देते हैं कि हमें ये चीज करनी है अचानक से। लेकिन प्रोएक्टिव बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि हमें ये करना है, तो उसके लिए अच्छी प्लानिंग की जा सकती है। हमारे पास टाइम है कि हम प्लानिंग कर सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग इकट्ठे होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो दैट इज बेसिकली एग्रीमेंट, कि वो कुछ एग्रीमेंट, उनके अंदर कुछ समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। तो इसमें कहते हैं कि कोई भी काम होगा, जब भी हम कोई भी एग्रीमेंट करेंगे तो वो एग्रीमेंट बिना किसी बायसनेस के होना चाहिए। तो उसमें किसी भी तरह की कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए बाय द लीडर्स। थर्ड पॉइंट है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस और एग्रीमेंट आपस में रिलेटेड है। एग्रीमेंट जो होता है दैट इज ऑन द मेंटल लेवल, बट द एक्सेप्टेंस इज ऑन द इमोशनल लेवल। अब जो एग्रीमेंट था वो किस पे था, मेंटल लेवल पे था, लेकिन जो एक्सेप्टेंस है वो किस पे है, इमोशनल लेवल पे है। एग्रीमेंट से एक्सेप्टेंस की तरफ आना, या अगर हम ये बोले कि हमारा जो मेंटल लेवल है उससे हमें इमोशनल लेवल की तरफ आना है, तो ये क्या है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। टाइम टेकिंग प्रोसेस का मतलब कि ये एक लॉन्ग जर्नी है, क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ता है। एक्सेप्टेंस के अंदर हमारी जो नेगेटिव एक्सेप्टेंस होती है उसको हमें कन्वर्ट करना होता है इनटू द पॉजिटिव एक्सेप्टेंस। तो यही जो एक्सेप्टेंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिंग। एक्टिंग का मतलब क्या होता है कि हमने जितनी भी चीजें सोची हैं, हमने जो एग्रीमेंट किया, हमने जो एक्सेप्ट किया, उसको हमें क्या करना है, अब फाइनल वर्किंग में लेके आना है, या उसका हमें क्या करना है, एक्शन करना है। अब काम करने का टाइम है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि जो वर्किंग होती है तो उसको हम यहाँ पर लेके आते हैं। तो इसीलिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स होते हैं वो भी एनकरेज करते रहते हैं टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज को, ताकि जो भी वर्किंग हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बहुत ही अच्छे तरीके से चलती रहे। और यहाँ पर एक चीज और कहते हैं कि जो हमारा रिवॉर्ड सिस्टम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन या ग्रेटेस्ट वेपन, मतलब बहुत ही अच्छा हथियार होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से काम को करवाने के लिए। क्योंकि जितना अच्छा रिवॉर्ड सिस्टम होगा उतनी ही अच्छी हमारी जो वर्किंग होती है, क्योंकि लोगों को पता है कि उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, उन्हें प्रमोशन मिलेगी, या उन्हें किसी भी तरह के कोई इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो उन इंसेंटिव्स को गेन करने के लिए, प्रमोशन को लेने के लिए लोग एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग मतलब टू डू द वर्क और एक्शन। और अब हम जो ये एक्शन है वो चेंज के बेसिस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज और आती है कि जो हमारे लीडर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज को इंश्योर करते हैं, दैट मीन्स उन्हें पक्का यकीन दिलाते हैं कि जो भी हम चेंज कर रहे हैं वो सेफ है, सिक्योर है, उनकी जो भी जॉब है उनमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। उसी तरीके से हम जो एक्शंस हैं वो लेते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। जवाबदेही मतलब कि जिस पर्सन को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अथॉरिटी दी है, तो वो पर्सन हमारा क्या होगा, अकाउंटेबल भी होता है उस काम को करने के लिए। जो ये अकाउंटेबिलिटी है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, तो आप जो अकाउंटेबिलिटी है उसको वहां से भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेटिंग या एसिमिलेशन जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, सबसे फर्स्ट तो ये एक लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज मतलब हम अवेयरनेस से शुरू हुए, सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए हम पहुंचे एसिमिलेशन पे, जो कि एक टर्मिनेशन पॉइंट है या लास्ट पॉइंट है। ये वो स्टेज होती है जहां पर हमारी थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन, तीन चीजें यहाँ पर आई है, थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन, जो भी इन्वॉल्व होती हैं चेंज के अंदर, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। दैट मीन्स उसको हम जोड़ते हैं। किन चीजों को हमने जोड़ा, तीन चीजों को। फर्स्ट इज थिंकिंग, सेकंड इज फीलिंग एंड थर्ड इज एक्शन। जब हम इन तीनों चीजों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारे एक्सपेक्टेड चेंजेस निकल के आते हैं जो कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करने हैं। और जो एसिमिलेशन है ये हमारा फाइनल इंडिकेटर होता है। फाइनल इंडिकेटर मतलब ये हमें इंडिकेट करता है, हमें बताता है द डिग्री ऑफ चेंज एज अपोज्ड टू डिजायर चेंज। मतलब कि जो हमारा डिजायर चेंज था उसके रिलेशन में जो हमारा रियल चेंज हुआ उसको हमें बताता है कि ये किस तरीके से हुआ। और इसमें मेन चीज यही है कि हम तीन चीजों का एडिशन करते हैं या उन तीन चीजों की हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, जिससे हमारा जो एक्सपेक्टेड चेंज है उसके बारे में हमें पता चलता है। और ये तीन चीजें कौन सी है हमारी, फर्स्ट इज थिंकिंग, सेकेंड फीलिंग एंड थर्ड इज एक्शन। इसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि कॉमनली हैं और इसको हम पिछले जो पॉइंट्स हमने किए हैं, हमने जो पीछे 4 पॉइंट्स किए हैं उनमें से भी इन पॉइंट्स को निकाला गया है। तो कुछ एफर्ट्स, अदर एफर्ट्स है जो कि किए जाते हैं ताकि जो भी रेसिस्टेंस है उसको मैनेज किया जा सके। फर्स्ट इज एजुकेशन टू एम्प्लॉइज। दैट मीन्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करो, उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन करो ताकि वो क्या करें, हमारी बात को समझे और चेंज को एक्सेप्ट करें। सेकेंड इज पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की पार्टिसिपेशन रखो हर एक एक्टिविटी में। अगर उनको हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन दी जाएगी, उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, तो उन्हें लगेगा कि हम भी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो चेंज को एक्सेप्ट इजिली कर लेंगे। कम्युनिकेट विद एम्प्लॉइज इज मस्ट, कि जो एम्प्लॉइज हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं, उनको एजुकेट तो कर दिया, अब उन्हें क्या करना है, हमें कम्युनिकेट भी करना है, जो कि बहुत जरूरी है। विदाउट कम्युनिकेशन हम कभी भी चेंज को नहीं लेके आ सकते। और कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को इंसेंटिव्स दो, रिवॉर्ड सिस्टम को स्टैब्लिश करो, जिससे हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो चेंज को बहुत इजिली एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत जरूरी है जब भी हम चेंज को लाना चाहते हैं। बिना मोटिवेशन के हम चेंज को नहीं ला सकते। जब भी हमें चेंज को लाना है तो हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं उनको हम मोटिवेट करें कि हाँ हम ये कर सकते हैं। तो उनको एक अच्छे फेवरेबल वे में अगर मोटिवेट किया जाएगा तो वो चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इज एम्पैथी एंड सपोर्ट। हमें क्या करना है, उनको सपोर्ट भी करना है, एम्पैथी की एक भावना रखनी है, तो जिससे हमारे जो चेंजेस हैं उसको इजिली एक्सेप्ट किया जाएगा। रिकॉग्नाइज नॉन सपोर्टर्स एंड इन्वॉल्व देम इन की रोल्स। दैट मीन्स वो लोग जो नॉन सपोर्टर्स हैं, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि इस चेंज को तो लेके ही नहीं आना, उनको एक की रोल दे दो। की रोल का मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अगर उनको दे दिया जाएगा, अगर उन्हें उन इंपॉर्टेंट रोल में इन्वॉल्व कर लिया जाएगा तो वो उस चीज के लिए मना कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको हमने क्या किया, एक बहुत ही अच्छा काम दे दिया है जिससे वो हमारे जो चेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इज जनरेट फीडबैक सिस्टम एंड इम्प्रूव। जनरेट फीडबैक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हमें फीडबैक सिस्टम को जनरेट करना है। मतलब कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनसे हमें फीडबैक लेनी है कि जो भी चेंजेस हुए वो उन्हें किस तरीके से लगे। अगर किसी भी तरह की कोई करेक्शन करने की जरूरत है तो हम उसे क्या करते हैं, करेक्ट भी करते हैं, दैट मीन्स उसे इम्प्रूव करते हैं। तो ये था बेसिकली चेंज का टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज में ड्राइवर्स टू चेंज, बैरियर्स एंड हाउ टू रिमूव दिस बैरियर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग नहीं छोड़ सकते, एग्जाम में ये पॉइंट्स पूछे ही जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।